Hello everyone. Now let's see the assessment under section 143. Mark it as very important. इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं. इसमें हम दो टाइप के असेसमेंट्स देखेंगे. पहले सबसेक्शन 1 देखेंगे विच इज कॉल्ड एज समरी असेसमेंट. अब ऐसा जो नाम है वो लॉ में कहीं नहीं लिखा है, एक्ट में इसका नाम नहीं है समरी असेसमेंट. इट इज जस्ट कॉल्ड एज एन इंटीमेशन. ओके, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजीज में उसको समरी असेसमेंट कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर कुछ प्राइमरी एडजस्टमेंट्स कर सकता है जिसको हम प्राइमा फेसी एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं. जैसे आपने रिटर्न भरा और रिटर्न के अंदर ही कुछ मिस्टेक्स नज़र आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको वो एडजस्ट कर देता है. ऑफकोर्स आपको एक इंटीमेशन देने के बाद वो एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स को हम समरी एडजस्टमेंट्स कहते हैं. यानी वो पूरा असेसमेंट ओपन नहीं करता कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब चेक करूंगा मैं, वो नहीं. ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ रिटर्न अगर कुछ चीज़ें नज़र आ रही है तो बस उतना वो बुला करके चेक करके एडजस्ट कर देगा. सो दिस इज कॉल्ड एज समरी असेसमेंट. इसके एंड में वो आपको इंटीमेशन देगा कि आपको इतना टैक्स भरना है या आपका इतना रिफंड निकल रहा है एज द केस में भी, या इतना लॉस आपका आया है एज द केस में भी. तो तीन तरह के इंटीमेशंस आएंगे एट द एंड ऑफ दिस. इंटीमेशन ऑफ डिमांड, इंटीमेशन, ये वर्ड्स आपको मैंने पहले से कहा है कि वर्ड्स को याद रखना, वर्ड में मिस्टेक मत करना. इसमें आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर नहीं लिखना. दिस इज इंटीमेशन. क्योंकि ये इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि असेसमेंट कंप्लीट हो गया है. इसके बाद अगर उसको लगता है तो आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है. इंटीमेशन भेजने के बाद भी केस को ओपन करके स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, जो कि सबसेक्शन 2 और 3 में है, जो कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा. तो दो तरह के असेसमेंट्स हम देख रहे हैं, ये समरी है और उसके बाद स्क्रूटनी. 143(2) में उसका नोटिस आता है ओपन करने का और 143(3) में ऑर्डर आता है. तो वो होता है फुल असेसमेंट, ये होता है समरी ऑन द फेस ऑफ इट. ठीक है, तो इस तरह से दो असेसमेंट्स हमको पढ़ना है. तो इसके एंड में क्या होगा कि इंटीमेशन आएगा, इंटीमेशन ऑफ डिमांड, इंटीमेशन ऑफ रिफंड. अगर रिफंड देना है तो ज़्यादा टैक्स पे हो गया, एडवांस टैक्स वगैरह, तो रिफंड आ जाएगा आपको. एंड नंबर 3 इज इंटीमेशन ऑफ लॉस. अगर लॉस हमने रिटर्न फाइल किया था और वो सर्टिफाई कर देता है कि हाँ इतना आपका लॉस सर्टिफाई हो गया है, तो फिर उतना लॉस हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं आने वाले सालों में. तो इंटीमेशन ऑफ लॉस, इस तरह के 3 इंटीमेशन इसमें आते हैं. तो चलो देखते हैं, हम शुरू करते हैं, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा. ऐसे में बोलते रहूँगा तो कुछ समझेगा नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद सबसेक्शन 1. वेयर अ रिटर्न हैज़ बीन मेड, तो रिटर्न फाइल होना चाहिए तभी ये इंटीमेशन आ सकता है. रिटर्न हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 139. 139 बोला है तो 139 में जो भी हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो हमने देखे, नॉर्मल रेगुलर रिटर्न जो कि टाइम के अंदर फाइल होगा, या फिर बिलेटेड फाइल होगा, या फिर हम उसको रिवाइज करेंगे, तो सब इसमें आ गए. और वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिटर्न्स जो है चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह वगैरह वगैरह. और इन रिस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ 142(1), ये भी आपको मैंने समझाया था कि अगर हम नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं 139 के टाइम लिमिट के अंदर, तो असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर होता है कि वो हमें नोटिस दे रिटर्न बुलाने के लिए, तो उसमें हम रिटर्न फाइल करेंगे. तो उसको कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 142(1). सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज लगेगा क्योंकि ये सब ऑनलाइन ही होता है सर्वर के अंदर, इसलिए वहाँ लिखा है शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर. ए, द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. देखो एडजस्टमेंट्स करेंगे उसमें अपन, क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स गिवन हियर. नंबर 1, एरिथमेटिकल एरर्स इन द रिटर्न. हालांकि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुए हैं कुछ एरिथमेटिकल मिस्टेक्स है कैलकुलेशन वगैरह में, तो वो एडजस्टमेंट्स होंगे. देन इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न. अपेरेंट यानी विजिबल, रिटर्न के ऊपर ही विजिबल है कि कुछ क्लेम आपने गलत किए हैं,
तो उसको एडजस्ट कर देगा। जैसे कि 80C वगैरह की लिमिट्स होती है, देर आर मेनी सेक्शंस विच प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ डिडक्शंस, अलाउंसेस, रिबेट्स, रिलीफ, लिमिट्स है, और हमने उससे ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो सरासर गलत है ना, इनकरेक्ट क्लेम में आता है। तो इनकरेक्ट क्लेम का डेफिनेशन भी है, आप थोड़ा नीचे आओ तो आपको दिखेगा, देखो इनकरेक्ट क्लेम में क्या क्या आता है। तो इनकरेक्ट क्लेम में आता है नंबर 1, क्या बोलता है, देखो, अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न शैल मीन अ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एनी एंट्री इन द रिटर्न, जो हमने एंट्री रिटर्न में किए हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट की है रिटर्न में, ऑफ एन आइटम which is inconsistent with another entry of the same or other item in such return। यानी इनकंसिस्टेंसी है, जैसे कि एक आइटम को एक जगह रिटर्न में बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे डिटेल हमको भरना पड़ता है, तो एक जगह हमने लिखा है 10,000 और दूसरी जगह लिखा है 1,000 और डिडक्शन 10,000 का ले लिया है, जबकि दूसरी जगह आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें तो 1,000 दिख रहा है, तो गलत हो गया ना, इनकंसिस्टेंसी, तो उसको वो एडजस्ट करेगा। Secondly, in respect of which information required to be furnished under this act to substantiate such entry has not been so furnished। जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं कुछ कुछ सेक्शंस के अंदर, सी का रिपोर्ट लगता है वगैरह वगैरह, तो वो हमने सबमिट नहीं किया है, लेकिन डिडक्शन ले लिया था, तो वो डिडक्शन वो डिसअलाउ कर देगा। And in respect of a deduction where the deduction exceeds specified statutory limits, जो मैंने एग्जांपल दिया जैसे 80C वगैरह, 80C में लिमिट होती है, तो आपने लिमिट से ज़्यादा डिडक्शन ले लिए, आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थे लेकिन डिडक्शन तो लिमिटेड होता है ना, लेकिन हमने वो लिमिट नहीं लगा कर पूरा जो इन्वेस्टमेंट किया पूरे का डिडक्शन ले डाला, 3 लाख 4 लाख का, गलत बात, तो वो इधर वो एडजस्ट कर देगा। सो दीज आर कॉल्ड एज इनकरेक्ट क्लेम्स, inconsistencies, non-submission of information which is required by the act, and exceeding the limits। ठीक है, फिर वापस आओ, तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। तो पहला एरिथमेटिकल मिस्टेक्स, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम्स, तो वो डिसअलाउ कर देगा। थर्ड, डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस क्लेम्ड if return of the previous year for which set off of losses claim was furnished beyond the due date specified under 139(1। ये मुझे हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 80 का रेफरेंस है ये। सेक्शन 80 में क्या लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़ के बाकी जितने भी लॉसेस होते हैं वो रिटर्न अपना टाइम में फाइल होना चाहिए, 139(1 ड्यू डेट के अंदर फाइल होना चाहिए, तभी उसका कैरी फॉरवर्ड मिलेगा और आने वाले सालों में सेट ऑफ कर सकोगे, है ना। तो मान लो कि हमने 2 साल पहले का रिटर्न सबमिट नहीं किए थे, लॉस आया था, रिटर्न सबमिट ही नहीं किए थे या फिर बिलेटेड किए थे और उसमें लॉस था, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में सेट ऑफ कर दिया, तो गलत हो गया ना, ये सेट ऑफ जो है वो गलत है ना, तो वो है ये। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा कि वो देखेगा कि जिस साल का ये लॉस है उस साल का रिटर्न आपने बराबर फाइल किया था क्या, अगर पता चला कि नहीं किया था तो फिर ये जो सेट ऑफ है वो सेट ऑफ को वो डिसअलाउ करेगा, तो वो थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ में है कि डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन द रिटर्न। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ पॉइंट आया है कि कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि एक्सेसिव पेमेंट्स टू रिलेटिव्स, तो ऑडिट रिपोर्ट में एक पॉइंट आता है ना, हैज एनी एक्सेस पेमेंट बीन मेड टू रिलेटेड पर्सन्स, तो अगर हुआ है तो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है उसमें, तो ऑडिट रिपोर्ट में आया है ये पॉइंट, या फिर 48(3) कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग द लिमिट, 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट्स है तो वो उसमें आता है, लेकिन कंप्यूटेशन में हमने उनको डिसअलाउ नहीं किया है, तो करना पड़ेगा ना, तो वो एडजस्टमेंट कर डालेगा असेसिंग ऑफिसर। जो ऑडिट रिपोर्ट से निकल के आ रहे हैं डिसअलाउंसेस, लेकिन आपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में उनको कंसिडर नहीं किया है। देन डिसअलाउंसेस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80 IA, IAB, IB, IC, ID, IE इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट अंडर 139(1। ये भी हमने पढ़ा था, 80C सेक्शन था।
80 ए या सी कुछ तो भी था, मेरे को पक्का याद नहीं है, आप पूरे लिख लो। हाँ, 80 ए टू 80 सी, ये हमने पढ़े थे ना चैप्टर 6A में, कि अगर आपको ये वाले डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना पड़ता है, और रिटर्न में क्लेम भी करना पड़ता है डिडक्शन, ये भी देखे थे। रिटर्न फाइल करो टाइम के अंदर और उसमें क्लेम भी करो, अगर नहीं तो फिर अलाउ नहीं होंगे। तो वो है ये कि हमने टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं किए थे, तो अगर टाइम लिमिट में रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो ये जो डिडक्शंस है वो डिसअलाउ किए जाते हैं। तो फिर वो अगर अपन ने क्लेम कर लिए हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया लेकिन ये डिडक्शन क्लेम कर लिए, तो असेसिंग ऑफिसर उनको एडजस्ट करके डिसअलाउ कर देगा। और आखिरी में है एडिशन इन इनकम अपियरिंग इन फॉर्म AS 26 और फॉर्म 16A और 16 विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन द रिटर्न। यानी ये एडिशन वाला पॉइंट है। 26AS में जो इनकम दिख रहा है तुम्हारा है, यानी किसी ने अपना TDS काटा, तो किसी ने TDS काटा तो उसने TDS रिटर्न जो भरा उसमें इनकम दिखा दिया, लेकिन हमने वो इनकम हमारे रिटर्न में नहीं लिया, तो वो उसको इंक्लूड करेगा। लेकिन ये जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये वाला क्लॉज जो है इसमें एक प्रोविजो ऐड हुआ है, नॉट एप्लीकेबल टू ROI फॉर असेसमेंट ईयर 18, 19 और देयर आफ्टर। तो अभी फिलहाल ये क्लॉज जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, पहले हुआ करता था ये। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 पॉइंट्स अपने को याद रखने, 1 2 3 4 5, दीज 5 एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड। फिर आगे लिखता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस एन इंटीमेशन इज गिवन टू द असेसी ऑफ सच एडजस्टमेंट्स ईदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ईमेल आजकल आ जाता है विद अ मैसेज ऑल्सो, SMS। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिर फिजिकली तुमको लेटर आएगा, नॉर्मली दोनों आते हैं, मेल भी आता है साथ में लेटर भी आता है, कि ये इंटीमेशन रहेगा कि ये एडजस्टमेंट क्यों ना करे। तो पहले वो इंटीमेशन आएगा कि एडजस्टमेंट क्यों ना करे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एडजस्टमेंट करने के पहले हमको एक मौका तो मिलना चाहिए ना प्रूफ करने का, तो वो इंटीमेशन आएगा, जस्ट लाइक अ शो कॉज नोटिस, बट हियर इट इज कॉल्ड एज इंटीमेशन, इट इज नॉट कॉल्ड एज नोटिस, इट इज कॉल्ड एज इंटीमेशन। चीज वही है कि वो हमको पहले बताएंगा कि देखो हमको आपके रिटर्न में गलतियां नजर आ रही है तो हम एडजस्टमेंट क्यों ना करें, तो फिर हम जाके उसको रिस्पॉन्स देंगे। तो फिर आगे लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी इफ एनी शैल बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, and in case when no response is received within 30 days of the issue of intimation, such adjustment shall be made। तो तुमको नोटिस आएगा, इंटीमेशन आएगा, इंटीमेशन के 30 दिन के अंदर हमारे पास वक्त है कि हम जाके उसको हमारा जो भी कहना है वो उसको हम बताएंगे। तो अगर हमने रिस्पॉन्स दिया है तो फिर उसको वो कंसिडर करेगा, और अगर 30 दिन के अंदर हमने रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर उसको जो एडजस्टमेंट करने थे वो कर डालेगा। आए समझ में? तो पहले तो वो एडजस्ट, तो वो क्लॉज ए था, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। So in short, 5 adjustments can be made, but before making the adjustments, he will give us an intimation, give us a time of 30 days to respond. If we respond, he will consider our response. If we don't respond within 30 days, then he will make the adjustment. Finish. अब वो करके टोटल इनकम निकालेगा, फिर एडजस्टमेंट करने से जो टोटल इनकम निकलेंगी उस पर टैक्स कंप्यूट करेगा, तो क्लॉज बी। तो क्लॉज बी फिर कहता है कि टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस, लेट फीस वगैरह कोई है तो वो कंप्यूट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन क्लॉज ए। इंटरेस्ट वही 234 ABCD, और फी ई वाला 234 ई में जो फी आती है तो वो सब कंप्यूट करेंगे। देन द सम पेएबल बाय और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू, तो सम पेएबल या फिर रिफंड ड्यू निकलेगा एडजस्टमेंट करने के बाद, या तो पेएबल निकलेगा या ड्यू निकलेगा, रिफंड। रिफंड कैसे आएगा कि हमारा जो TDS है और जो एडवांस टैक्स हमने भर के रखा है वही ज़्यादा हो गया है, तो फिर रिफंड भी तो निकल सकता ना। सो सम पेएबल बाय और रिफंड ड्यू टू द असेसी शैल बी डिटरमिन्ड आफ्टर adjustment of tax, interest and fee, if any, computed under clause B by any TDS, TCS, advance tax paid, relief under section 90, 90A or 91, tax paid on self-assessment, and any amount paid otherwise by way of tax, interest or fee.
तो इधर जो उसने टैक्स इंटरेस्ट एंड फी निकाला, ठीक है, इस ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो निकला टैक्स इंटरेस्ट एंड फी, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस की जाएंगी। क्या क्या माइनस होगा? TDS, TCS, एडवांस टैक्स, फिर रिलीफ्स, डबल टैक्सेशन रिलीफ, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और इसके अलावा भी अगर हमने कोई टैक्स या इंटरेस्ट या फी के नाम से पैसा भरा होगा उसको एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद फिर या तो पेएबल निकलेगा या रिफंड निकलेगा, एज द केस मे बी। फिर इंटीमेशन भेजेगा। इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड एंड सेंड टू द असेसी स्पेसिफाइंग द सम पेएबल और द रिफंड ड्यू। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू, अगर रिफंड निकल रहा है तो रिफंड उसको ग्रांट कर दिया जाएगा, शैल बी ग्रांटेड टू द असेसी। तो इंटीमेशन तो जाएगा, साथ में रिफंड का अमाउंट भी चले जाएगा। और आजकल अमाउंट डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जो अपन रिटर्न में अकाउंट नंबर लिखते हैं उसमें डायरेक्ट क्रेडिट आ जाता है। और साथ में एक इंटीमेशन ऑफ लॉस है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, इंटीमेशन ऑफ लॉस। इंटीमेशन ऑफ लॉस क्या होता है कि अगर हमने लॉस रिटर्न भरा है, मान लो 25 लाख का लॉस शो किया था रिटर्न में, और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एडजस्टमेंट करके वो लॉस को कम कर दिया है, 17 लाख पे लेके आ गया है, तो टैक्स पेएबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉस तो लॉस ही रहा ना, तो टैक्स पेएबल थोड़ी ना निकलेगा। नो टैक्स, नो इंटरेस्ट, नो फी। लेकिन लॉस कम हो गया है ना, तो अभी जो अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करेंगे वो कम होना चाहिए, तो इसका वो इंटीमेशन हमको भेजेगा दैट योर लॉस इज computed at 17 lakhs only. So now you are allowed to carry forward only 17 lakhs in the next year. तो उसको कहते हैं intimation of loss. Provided that an intimation shall also be sent to the assessee in case where loss declared in the return, देखो loss declared in the return, हमने 25 लाख का loss return में दिखाया था, is adjusted, उसको adjust करके कम कर दिया है, but no tax, interest or fees payable और रिफंड इज ड्यू, ना तो कोई टैक्स पेएबल है ना कोई रिफंड ड्यू है, लेकिन तो भी लॉस में एडजस्टमेंट हुआ है। अच्छा, कम ज्यादा दोनों भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कम ही हुआ हो, लॉस कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो वो जो भी है कम ज्यादा वो हमको इंटीमेट करेगा, ताकि हम वो एडजस्टमेंट के बाद जो लॉस आया है वो फिर अपन अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करें। फिर डीम्ड इंटीमेशन है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिटर्न, रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी होता है, शैल बी डीम्ड टू बी द इंटीमेशन इन अ केस वेयर नो सम इज पेएबल बाय और रिफंडेबल टू द असेसी एंड वेयर नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड अंडर क्लॉज ए। कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं, तुमने जो रिटर्न भरा था वो सही है, तो ना तो कोई टैक्स पेएबल है ना कोई रिफंड ड्यू है, जो टैक्स भरना है भरा हुआ है तुमने, ना तो ज्यादा भरा ना कम भरा, जितना भरना था उतना ही भरा, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं हुआ, तो फिर ना तो कोई रिफंड है ना कोई टैक्स पेएबल है, तो वो जबरदस्ती कोई इंटीमेशन भेजेगा क्या तुमको? नहीं, तो फाइल क्लोज करके रख देगा। अब फाइल क्लोज करके रख दिया और ये जो टाइम अपन देखेंगे अभी फॉर सेंडिंग इंटीमेशन ये खत्म हो गया, तो तुम क्या समझ लेना कि तुम्हारा जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ रिटर्न है वही इंटीमेशन है। Acknowledgement copy of return will become intimation, deemed to be intimation. कौन से केस में? जहां ना तो कोई टैक्स पेएबल है ना कोई अमाउंट रिफंडेबल है और ना ही कोई एडजस्टमेंट्स हुए हैं, है ना, सिंपल। और आखिरी में टाइम फॉर सेंडिंग इंटीमेशन दिया है कि इंटीमेशन शैल बी सेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year from the end of the financial year in which the return is made. Made यानी filed. Made यानी फाइल, जिस साल में हमने रिटर्न फाइल किया, यहां असेसमेंट ईयर नहीं बोला है, जिस साल में रिटर्न फाइल हुआ उसके आगे 1 साल, यानी अगर अपना प्रीवियस ईयर 18-19 है और हमने इसका रिटर्न फाइल किया, नॉर्मली सितंबर में करेंगे अपन, तो सितंबर 19 यानी 29 सितंबर 19 को मैंने रिटर्न फाइल किया, यानी कौन से साल में रिटर्न गया? 19-20, 1920 में रिटर्न गया, तो 1920 में अगर रिटर्न फाइल हुआ है तो यहां से 1 साल यानी कि 31 मार्च 21,
31 मार्च 21 तक तुम्हारे जो भी एडजस्टमेंट्स करके उसको इंटीमेशन भेजना है वो भेज सकता है. 1 year from the end of the year in which the return is filed. ओके, कौन से साल का रिटर्न है वो साल से मतलब नहीं है. जिस साल में रिटर्न भरा तो वहां से आगे एक साल. 1 year from the end of the financial year in which the return is made. और उसी पे देखो एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं कि रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 1819, असेसमेंट ईयर 1819 बोल रहा है, इज फाइल्ड ऑन 30 सितंबर 18. अप टू व्हाट टाइम कैन इंटीमेशन बी सेंट. तो अपने को क्या देखना है, ये डेट देखना है, फाइल कब हुआ था, सितंबर 18. सितंबर 18 यानी कौन सा साल हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर 1819 हुआ. तो अगर फाइनेंशियल ईयर 1819 है तो उसके बाद एक साल, सो दैट इज अप टू 31 मार्च 20. 31 मार्च 20 तक इंटीमेशन आ सकता है. और दूसरा क्वेश्चन है कि रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 1819 इज फाइल्ड ऑन 25/8/18. केस 1, इंटीमेशन अंडर 143(1) is issued on 31st March 19 and is received by the assessee on 4/4/19. तो क्वेश्चन है डिसाइड वैलिडिटी ऑफ द नोटिस इन बोथ द केसेस. नोटिस वैलिड है कि नहीं है. नोटिस यानी कि इंटीमेशन, वैलिडिटी ऑफ इंटीमेशन कर दो, नोटिस नहीं है, इंटीमेशन. तो पहला केस देखते हैं. ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, अगस्त 18, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 18-19. 18-19 है ना, तो इसका कब तक जा सकता है, 31 मार्च 20. 31 मार्च 20 तक जा सकता है. तो यहाँ क्या बोला है, 31 मार्च 19 को ही भेज दिया है. सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड रिसीव्ड ऑन 4/4/19. अब एक काम करो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. अब इसको 20 करो, इधर 19 की जगह इसको 20 करो. एंड रिसीव्ड ऑन 4/4/20. हाँ, तो अब क्वेश्चन में कुछ मजा आएगा ना. जरा ईयर गलत हो गया है. तो कहने का मतलब देखो, 31 मार्च 20 तक लास्ट डेट है. अब उसने इशू तो कर दिया है 31 मार्च को लास्ट डे, लेकिन मिला बाद में, असेसी को बाद में मिला, तो वैलिड है कि नहीं. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है कि जो टाइम लिमिट दिया है, अभी ये तो स्टार्टिंग है अपना, फर्स्ट देखा, फिर 143(2) देखेंगे, 143(3) देखेंगे, 144 देखेंगे, 147 देखेंगे, 149 देखेंगे. बहुत सारे टाइम लिमिट्स अपने को देखना है इस चैप्टर के अंदर. तो कहीं कहीं पर ये टाइम लिमिट इशू के लिए होते हैं, कहीं कहीं पर टाइम लिमिट सर्विस के लिए होते हैं. जैसे 143(2) जो अपन देखने वाले नेक्स्ट, वो सर्विस का टाइम है. सर्विस टाइम में सर्विस हो जानी चाहिए, लेकिन यहां पे टाइम क्या है, इशू का है. इंटीमेशन हैज टू बी सेंट विद इन 1 year. मिलने का टाइम स्पेसिफाइड है क्या, नहीं, सेंडिंग का टाइम स्पेसिफाइड है. तो उसने भेज दिया ना, इशू यानी सेंड कर दिया 31 मार्च 20 को, जो कि लास्ट डेट है. तो ये वैलिड इंटीमेशन है, इवन इफ इट इज सर्व्ड ऑन द असेसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट डेट. तो सर्विस 31 मार्च 20 के बाद भी है तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं. और दूसरा केस है, इंटीमेशन अंडर 143(1) इज इशूड ऑन 2/4/20, इसको भी 20 कर दो, एंड इज रिसीव बाय द असेसी ऑन 5/4/20. तो अगर इशू ही बाद में हुआ है, 31 मार्च तो यहां कंप्लीट हो गया, उसके बाद इशू हुआ, तो ये इंटीमेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड. दिस इज टाइम बार्ड, इसको टाइम बार्ड इंटीमेशन कहेंगे. Therefore, इंटीमेशन इज इनवैलिड. आए समझ. दूसरा से टाइम वाइम पे क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह इसमें आ सकते हैं. फिर आगे चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, स्क्रूटिनी असेसमेंट, या रेगुलर असेसमेंट भी कहते हैं इसको, स्क्रूटनी असेसमेंट भी है. रेगुलर असेसमेंट लॉ में वर्ड रेगुलर है, बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कॉल्ड एज स्क्रूटिनी असेसमेंट. और यहाँ आने के पहले एक बात मुझे याद आई है, तो मैं बता दूं कि वो जो इंटीमेशन था, इंटीमेशन 143(1) में, इट इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. हमेशा याद रखना,
143(1) ये जो है, या नोट करके लिख दो, 143(1) इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये सिर्फ इंटीमेशन है, इट इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इसलिए अपन ने पहले देखा था, अगर आपको याद होगा, कि इस इंटीमेशन के बाद क्या आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। यानी यहां आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा, फिर आपको इंटीमेशन आ गया, 143(1) में इंटीमेशन इशू हुआ। इंटीमेशन के बाद, लेकिन असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले, असेसमेंट ईयर एंड होने का है, उसके बीच में क्या आप अपना रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हो? रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(5), कैन इट बी फाइल्ड? आंसर इज यस, इट कैन बी फाइल्ड। It can be filed because this intimation is not completion of assessment. तो फिर कंप्लीशन कब होता है, तो वो अब देखेंगे। स्क्रूटिनी असेसमेंट जब होता है और ऑर्डर पास होता है, तो उस ऑर्डर को हम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इंटीमेशन इज नॉट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, चलो तो देखते हैं। नोटिस फॉर रेगुलर असेसमेंट सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड अंडर 139। अगेन देखो, रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, 1 में भी यही था, रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, 2 में भी वही है, रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। मींस इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड, स्क्रूटिनी असेसमेंट कैन नॉट बी डन। पहला पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नो रिटर्न इज सबमिटेड, कैन स्क्रूटनी असेसमेंट बी मेड? तो आप लिखेंगे नो। सो रिटर्न हैज बीन मेड under 139 or in response to notice of 142(1). The AO or prescribed income tax authority shall, AO को नॉर्मल राइट है, यहाँ स्क्रूटनी असेसमेंट का नॉर्मल राइट किसके पास है? AO के पास। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट और किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है फॉर मेकिंग स्क्रूटनी असेसमेंट। तो वो प्रिस्क्राइब होंगे, जिनको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वो भी फिर असेसमेंट कर सकते हैं। shall if he considers it necessary or expedient। वर्डिंग्स देखो क्या है, necessary और expedient। necessary और expedient का मतलब होता है जरूरत महसूस होने पर, उसका ऐसा लग रहा है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब देखो, ये वर्ड्स बहुत सिंपल है, तो अभी इनकी मतलब आपको समझ में नहीं आएंगे, जब कॉम्प्लेक्स वर्ड देखेंगे तब ये समझ में आएगा। आगे अपन चल के 147 देखने वाले हैं। 147 उसमें वर्ड आएगा where the assessee has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment। reason to believe वर्ड आएगा, तो रीजन टू बिलीव का मतलब है यकीन होने की वजह उसके पास है। क्या क्या यकीन? कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी टैक्स की चोरी हुई है। ये यकीन होने पर वो 147 में एक्शन ले सकता है। लेकिन 143(2) में ऐसा कुछ लिखा है क्या? इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इसका यकीन है उसको। यकीन होने की वजह, यकीन होने की वजह कहाँ से आती है? फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजेशन। तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा है क्या? हैज इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजेशन विच शोज दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। कुछ भी नहीं लिखा, ऐसा लिखा है ही कंसिडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू एंश्योर। तो यहां पर एओ के पास कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ऐसी उसके पास 10,000 रिटर्न आए हैं, उसको लगता है कि चलो ये और वो मैं उठा के इनका इन्वेस्टिगेशन करूं, तो कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली हर साल करीबन 2% के आसपास रिटर्न्स स्क्रूटिनी में लिए जाते हैं। उसके पैरामीटर्स गवर्नमेंट सेट करता है। गवर्नमेंट का हर साल एक सर्कुलर इशू होता है, उस सर्कुलर में बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं कि किन किन लोगों का केस स्क्रूटिनी में लेना चाहिए,
और आजकल तो कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे जो कंप्यूटर के अंदर ही फीड करके रखे उन्होंने ऑल डेटा एनालिसिस टूल्स, जिससे पता लगता है कि किस असेसी ने टैक्स इवेजन किया हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे डेटा एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस, सारे ग्रॉस टर्नओवर कितना होना चाहिए, नेट टर्नओवर क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत बहुत सारी है, तो कुछ बेसिक्स में बता रहा हूँ। फिर उसने एसेट्स बेचे हैं क्या, कैपिटल गेन आया है क्या, उसमें कोई एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं क्या, फिर उसने कोई इन्वेस्टमेंट्स आए हैं क्या कंपनी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फिर इनका टर्नओवर कितना है, इतना अगर टर्नओवर है तो उसमें जीपी रेशियो इतना होना चाहिए मिनिमम, उससे कम दिख रहा है क्या, प्रोफेशनल्स का इतना, मैन्युफैक्चरिंग का इतना, सर्विस सेक्टर का इतना, कुछ बेसिक टूल्स है, रेशियोज है। तो उसके ऊपर आपका जो रिटर्न है उसको वेरीफाई किया जाता है, और वो सारे रेशियोज अगर मैच हो रहा है जो गवर्नमेंट को चाहिए तो ठीक है, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ पकड़ में आ रहा है, या ईटीआई डिडक्शन लिए है क्या, अगर वो लिया है तो ले लो स्क्रूटनी में हमेशा, ऑलवेज। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, टूल्स है, जिससे गवर्नमेंट चेक करता है आपका रिटर्न कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर उसमें कहीं भी कुछ क्लिक हुआ, ट्रिगर हुआ, तो वो केस फिर अलग निकाला जाता है, वो रिटर्न्स को अलग करके फिर उनमें नोटिस दी जाती है। अब इसमें नोटिस भी जो आएगा वो दो तरह की होगी, लिमिटेड स्क्रूटिनी एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी। अगर जैसे गवर्नमेंट इतने सारे टेस्टर्स लगाता है, उसमें 2-3 पॉइंट पे अगर तुम्हारा रिटर्न निकला कि ये 2 या 3 आइटम मैच नहीं हो रहे, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने एग्जामिशन लिया है कैपिटल गेन में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको निकालेगा और एक नोटिस आएगा कि भाई ये एग्जामिशन कैसे लिया, क्या लिया, उसकी डिटेल सबमिट करो। तो उसको लिमिटेड स्क्रूटिनी कहते हैं, उसके ऊपर नोटिस के ऊपर लिखा रहेगा लिमिटेड स्क्रूटनी। तो लिमिटेड स्क्रूटनी में जो पॉइंट्स आएंगे नोटिस में, उतने ही पॉइंट्स का रिप्लाई करने का है बस, तो उसको लिमिटेड स्क्रूटनी कहते हैं। जो पॉइंट्स वो लिख के आएंगे नोटिस में कि भाई तुम्हारे एग्जामिशन लिया उसकी डिटेल्स दो, तुम्हारा जीपी रेशियो मैच नहीं हो रहा उसकी डिटेल्स दो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारा वो हो रहा है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स जो भी होंगे लिखे रहेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को देने का है, दैट्स इट। या फलाना लॉस क्लेम किया है तो क्या लॉस है उसको बताओ, तो जाके बताओ कि भाई ये लॉस है, हमने क्लेम किया। ओके जैसे लास्ट टाइम मेरे को नोटिस आया था, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में लॉस हुआ था एफएनओ में, तो क्लेम किया था, तो उसकी डिटेल्स मंगाए कि भाई एफएनओ के क्या ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स ला के दो, तो रिप्लाई फाइल कर दिया हमने पूरे डिटेल्स के साथ। एसटीडी वगैरह पूरा डिटेल मंगाया था कि इसमें एसटीडी कितना पे हुआ है, उसका सर्टिफिकेट निकालो, फलाना करो, ढिंकाना करो, ब्रोकर से लेके आओ, तो सब ला के उसको देना पड़ा, फिर एडजस्ट हो गया, एक्सेप्टेड एज करेक्ट। तो उसको लिमिटेड स्क्रूटनी कहते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटनी। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है कि वो एसएससी को पकड़ा जाता है जिनका पूरा केस ही डाउटफुल है, पूरे अकाउंट से डाउटफुल नजर आ रहा है, तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव में लिया जाता है, यानी कि तुम आ जाओ भैया, सब लेके आओ, एवरीथिंग, आई विल चेक योर एवरी पार्ट ऑफ इनकम, एवरी पार्ट ऑफ द बुक्स, एवरी एंट्री दैट यू हैव मेड, एवरीथिंग, सब कुछ। तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, यानी कि स्कोप इज विदाउट एन एंड, अनएंडिंग स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ उसमें फिर आ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी असेसमेंट। तो इस सेक्शन में दो तरह के नोटिस आ सकते हैं, एक लिमिटेड वाला, एक कॉम्प्रिहेंसिव वाला। तो देखो, और नोटिस देने के पहले कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है क्या उनको, कोई प्रूफ की जरूरत है कि हमने टैक्स इवेजन किया है, नहीं, नो नीड फॉर प्रूफ ऑफ टैक्स इवेजन। तो इसको नेसेसरी और एक्सपीडिएंट वर्ड जो रहता है ना, जरूरत महसूस होने पर, तो यहां लिख दो नो नीड फॉर प्रूफ ऑफ टैक्स इवेजन। अब ये लॉ की भाषा में बोलो ना तो लोगों को क्लिक नहीं होता। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो हमेशा याद रखेंगे आप। क्लास में मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अच्छा एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं टीचर हूं, तो कोई भी टीचर क्या करता है कि जब कोई चीज़ पढ़ाता है तो बच्चों के चेहरे को देखते रहता है, जैसे मैं अभी आपके चेहरे को अभी देख रहा हूँ। आप
शायद इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि मैं देख रहा हूँ, आप कहेंगे अरे मैं तो स्क्रीन को देख रहा हूँ, बट बिलीव मी आई एम वॉचिंग यू। मैं ये कैमरा में जब देख रहा हूँ तो 20 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ है, मुझे मालूम है कि मेरे क्या बोलने पर लोगों को क्या विचार आते हैं, क्या सोच में वो पड़ते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, ये मुझे यहाँ से बैठ के मालूम है। और इसलिए मैं पिन पॉइंट बता सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यानी जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या चलता है वो मुझे मालूम रहता है। कभी कभी आपको भी ये वीडियो देखते हुए लगता होगा ना, और यार सर को कैसे मालूम पड़ा कि हमने बात सोची, है ना, कभी ऐसा लगा आपको? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। सी दिस इज ऑल सबकॉन्शियस माइंड। अब जाने दो यार, मैं माइंड ट्रेनिंग भी लेता हूँ, मैं अभी उसमें चले जाऊँगा ना तो एक आध घंटा निकल जाएगा। लेकिन मेरे कुछ वीडियोस भी डाल के रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ उसको देखने का। यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरा, माइंड टूल्स फॉर क्रैकिंग सी एग्ज़ाम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू शुड वॉच। आपको वीडियोज़ में भी शायद मैंने दिए हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने, वो ज़रूर देखना और उस पर रोज़ प्रैक्टिस करना। वो जो गेम्स कुछ मैंने उसमें बताए हैं, देर आर सर्टेन फोकस एंड फोकस स्ट्रेंथनिंग गेम्स, ABC अल्फ़ाबेट गेम एंड ऑल, वो करने का। रिदम एक्सरसाइज मैंने बताई है, वो रिदम सेट करना, और उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा इन योर स्टडीज़ एंड इन योर परफॉर्मेंस। अच्छा चलो वापस आता हूँ, तो मैं कभी कभी बहक जाता हूँ। तो खैर मैं कह रहा था क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है, बैठे हुए, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाते पढ़ाते मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ बच्चों को, और इस ऑब्जर्वेशन में फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, ये एक बंदा है, ये कुछ बराबर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सबकॉन्शियसली कुछ रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा उससे। तो लेट्स चेक कि बंदा जाग भी रहा है कि नहीं, और अगर जग भी रहा है तो ये कुछ सुन रहा है कि नहीं, कि कुछ तो भी दूसरा काम कर रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ, अमें क्या पूछा मैंने, व्हाट डिड आई जस्ट से, ऐसे टीचर लोग करते ना, किसी को भी उठाते हुए, मैंने अभी क्या कहा, तो वो इधर उधर देख, सर क्या कहा आपने सर मैंने सुना नहीं, सॉरी। तो समझ में आ जाता था, सुन नहीं रहा, फोकस नहीं कर रहा, टेंशन नहीं है। तो मेरे को कोई यकीन थोड़ी था, जस्ट जस्ट आई थॉट इट नेसेसरी टू चेक, तो मैंने चेक कर लिया, है ना, सिंपल। और एक दूसरा बंदा वहां बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो बेंच के नीचे मोबाइल पे गेम खेल रहा है, दिख रहा है यहां से मुझे, क्योंकि बेंच ऐसा होता है, मेरे को उसके नीचे का भी दिखता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। सो आई हैव गॉट फुल प्रूफ विथ मी दैट ही इज नॉट लिसनिंग बट प्लेइंग गेम, या कान में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है, दिख रहा है सरासर, टैक्स इवेजन दिख रहा है, प्रूफ है मेरे पास। तो फिर तो मैं उसको पकड़ूंगा ना, ए खड़ा हो जाए जल्दी, जरा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो उसको कहते हैं रीजन टू बिलीव, वो सेकेंड केस, रीजन टू बिलीव दैट टैक्स हैज बीन अवॉइडेड या इवेडेड। तो ऐसे दो वर्ड्स आएंगे, तो यहां पे नेसेसरी और एक्सपीडियंट वर्ड है, ये पहला एग्जांपल है, मुझे मालूम नहीं है लेकिन चलो चेक करके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सो नो नीड फॉर प्रूफ ऑफ टैक्स इवेजन, वी कैन गिव स्क्रूटनी नोटिस टू एनी पर्सन। और दूसरे वाले केस है 147 में, देखेंगे रीजन टू बिलीव। ये मालूम है थोड़ा मैं टाइम यहां स्पेंड कर रहा हूं, बट ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना ये सेक्शंस का जो पूरा लॉजिक है, पैरामीटर्स है, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। चलो चले आगे। तो समझ में आ गया, नेसेसरी एक्सपीरियंस यानी किसी का भी कर सकते हैं, हमको लग रहा है कि चलो चेक करके देखें, कर सकते हैं। टू एंश्योर, देखो, टू एंश्योर दैट द असेसी हैज नॉट अंडरस्टेटेड द इनकम और हैज नॉट कंप्यूटेड एक्सेसिव लॉस और हैज नॉट अंडरपेड द टैक्स इन एनी मैनर। तीन चीज को चेक करना है, इसने इनकम को अंडरस्टेट तो नहीं किया, हो सकता है इसकी इनकम ज्यादा हो, इसने कम दिखाई हो, ऐसा तो नहीं है, चलो खोल के देखते हैं। सेकेंड, कंप्यूटेड एक्सेसिव लॉस, इसने ज्यादा लॉस क्लेम किया है फेक एक्सपेंसेस दिखा करके, कहीं ऐसा तो नहीं है, करो, ओपन करो। या अंडरपेड टैक्स इन एनी मैनर, और कोई वजह से उसने टैक्स को कम किया है। सर्व ऑन द असेसी अ नोटिस, सर्व को अंडरलाइन किया जाए, अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम on a date to be specified therein
उसमें डेट लिखा होगा, ईदर टू अटेंड हिज ऑफिस or to produce or cause to be produced there any evidence on which the assessee may rely in support of the return. तो नोटिस में लिखा रहता है कि आप फलाने दिन मेरी ऑफिस में आ जाओ, डेट और प्लेस दोनों मेंशन रहेगा। तो या तो तुमको बुलाएंगा, अटेंड हिज ऑफिस इन पर्सन, यानी तुमको बुलाएंगा, या प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, द एविडेंस, कहेगा एविडेंस सबमिट करो। तो नॉर्मली एविडेंस पे आजकल रहता है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले तो एविडेंस ही बुलाते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर दो। फिर वो चेक वेक करते हैं, अगर उससे सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको बुलाते हैं बाद में। लेकिन दोनों कर सकते हैं, तो सेक्शन में लिखा है टू अटेंड इज ऑफिस एन ए पर्सन, पर्सन को बुलाया जाएगा, या प्रोड्यूस एविडेंस यानी डॉक्यूमेंट्स बुलाए जाएंगे। प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, ये वर्ड पहले भी आए थे, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रोड्यूस यानी जो तुम्हारे पास है लेकर आओ, कॉज टू बी प्रोड्यूस यानी एविडेंस कलेक्ट करो और लेकर आओ, जैसे कि क्रेडिटर्स, कंफर्मेशन स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। और कौन सा एविडेंस बुलाएंगा जिस पे आप रिलाई करते हो, वो तो वही कहेंगे ना, भाई तुमने रिटर्न भरा, तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो लेकर आओ, डॉक्यूमेंट्स ऑन विच यू हैव रिलाइड, यू ब्रिंग दोज डॉक्यूमेंट्स। देन टाइम फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, यहां पे वर्ड सर्विस है, इशू नहीं है। हाँ, तो देखो टाइम क्या है, नोटिस शैल बी सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब असेसी को कब मिला, असेसी को मिल जाना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। अगर तुम्हारा रिटर्न यहां पे भरा गया है ROI, तो जो भी साल में तुमने रिटर्न भरा वहां से 6 महीने 6 months, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर डेट आएगा, वहां तक तुमको नोटिस मिल जाना चाहिए, सर्विस हो जानी चाहिए, सिर्फ इशू से काम नहीं चलेगा। तो 143(1) में क्या देखा था, इंटीमेशन हैज टू बी इशूड विद इन 1 year, इशूड था, यहां है सर्विस, इट हैज टू बी सर्व्ड। तो आई यानी इशू, एस यानी सर्विस, दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए 6 महीने के अंदर। अगर इशू 6 महीने के अंदर हुआ है लेकिन सर्विस 6 महीने के बाद हुआ, तो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ओके, सर्विस हैज टू बी डन विद इन 6 months। बहुत बारीक बारीक वर्ड है, सब याद रखना है एग्जाम तक, कहां इशू था कहां सर्विस था, ये अभी परेशान नहीं करेंगे, अभी तो सिंपल है, लेकिन जब बाद में बहुत सारी चीज याद रखनी पड़ेंगी ना, सब तब घबराओगे आप, साला कहां इशू था कहां सर्विस था। तो वैसे एक सिंपल बात आपको बता दूं कि पूरे असेसमेंट प्रोसीजर में ये अकेला ही सेक्शन है जहां सर्विस मेंशन है, बाकी सब जगह इशू ही रहता है। सो फॉर ऑल अदर सेक्शंस द टाइम दैट यू विल सी इज इशू, this is the only place where it is service. Good. तो 6 महीने के अंदर सर्विस हो जाना चाहिए। तो उसी पे देखो क्वेश्चन दिया है नीचे कि फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 द ROI वाज फाइल्ड ऑन 30th September 18 या 31st March 19, व्हाट इज द टाइम फॉर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर 143(2), क्या है टाइम फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। तो आप ये देखो कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल्ड है, दोनों ही केस में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जिसमें रिटर्न फाइल्ड है, 18-19, 18-19 में रिटर्न फाइल हुआ ROI। तो 18-19 के बाद 6 महीने देखो कहां लैप्स होते हैं, 30th September 19। तो 30th September 19 के पहले सर्व हो जाना चाहिए नोटिस, इशू से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी सर्व्ड बिफोर 30th September 19। सिंपल है। और दूसरा, वैसे भी आजकल तो क्या है कि ये जो ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर है, तो असेसमेंट ईयर के अंदर ही ड्यू डेट भी होता है, और मैक्सिमम टाइम फॉर बिलेटेड रिटर्न जो है 139(4) वो भी प्रीवियस असेसमेंट ईयर के पहले ही। तो असेसमेंट ईयर के अंदर ही रिटर्न आता है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे बिलेटेड हो, असेसमेंट ईयर के बाहर तो जा ही नहीं सकता।
तो रिटर्न फाइलिंग जो है वो 1 साल के अंदर ही छोड़ना चाहिए। असेसमेंट ईयर मीन्स असेसमेंट ईयर, रिटर्न आना ही आना है। तो इसमें जो रिटर्न आएंगे तो उसके लिए चाहे वो टाइम लिमिट के अंदर आए चाहे बिलेटेड आए, आना तो इसी साल में है ना, रिटर्न तो आना इसी साल में। तो यहां से 6 महीने टाइम रहेगा, सिंपल। Then for the assessment 18-19, the ROI was filed on 30th December 18. Okay. Notice under 143(2) served on 30th September 19, asking for personal appearance and books of accounts. Another notice under 143(2) served on 31st December 19, asking for purchase ledger and sales ledger. Is the second notice valid? अब ये केस क्या हुआ, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये केस लॉ का पॉइंट है। एक नोटिस हमने इशू कर दिया, अब एक नोटिस इशू कर दिया टाइम के अंदर नोटिस इशू किया तो केस चालू हो गया। तो फर्स्ट नोटिस जो रहता है वो काम का रहता है। अगर फर्स्ट नोटिस विद इन टाइम है तो ये वैलिड है। तो फिर सेकेंड नोटिस यानी आगे और कुछ अगर बुलाना है, और ये लाओ फिर वो लाओ फिर ये लाओ, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बुला ही सकते हैं ना अपन, तो सेकेंड नोटिस जो है वो आफ्टर टाइम हो सकता है, आफ्टर टाइम भी हो सकता है, इट इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट नोटिस जब केस शुरू होता है, फर्स्ट नोटिस से केस शुरू होता है, वो टाइम लिमिट के अंदर रहना चाहिए। फिर एक बार केस शुरू है तो उसके अंदर तो फिर अपन भेज ही सकते हैं, ये भी लाओ वो भी लाओ, वो तो फिर चलते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन तो नोटिस आ गया। अब नोटिस आने के बाद क्या है कि असेसमेंट चालू हो गया। तो नोटिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट। नोटिस क्या है, स्टार्ट, और एंड क्या है, एंड है ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर इज द एंड। अब ये स्टार्ट से लेके एंड तक का जो सफर है, जो जर्नी है, वो है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। तो इस बीच में आप पूरा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा जो स्क्रूटनी करना है ना तो वो करेगा। इसमें तारीख पे तारीख होगी, वो बुलाएगा पहले कि यहाँ तो उसने शुरू में बुलाया था ना तुमको कि इस दिन आ जाओ, अब उस दिन आप गए, उस दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर उसने कहा कि अच्छा ये भी लाओ, फर्दर लेके आओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, फिर ये एविडेंस, फिर वो एविडेंस, फिर उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उधर इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन में वो लेगा, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। तो ऐसे ऊपर नीचे बहुत सारे तारीख होते रहते हैं, ठीक है। और वो सब होने के बाद जब सारा एनालिसिस हो जाएगा, सब कुछ चेक कर लिया जाएगा, तब फिर ये ऑर्डर पास होगा। तो ये पूरा जर्नी है जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो आप आर्टिकलशिप में सीखोगे या गए भी होंगे अभी तक कभी, शायद नहीं गए तो बॉस को बोलने का, एक आध बार लेके जाएंगे आपको, 2-4 केसेस अटेंड करोगे तो समझ जाएंगे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। यहाँ तो थियरी में लिखा है, देखो, on the day specified in the notice issued under subsection 2 or as soon afterwards as may be, after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as the AO may require on specified points। तो ये देखो, ये बार बार वो नोटिस आ सकते हैं, ये भी लाओ वो भी लाओ, specified points, and after taking into account all relevant material which he has gathered, जो उसने गैदर किया हुआ है, the assessing officer shall by an order in writing make an assessment of the total income or loss of the assessee, लॉस को भी अंडरलाइन करो, इनकम और लॉस ऑफ द assessee, यानी ये असेसमेंट में लॉस या इनकम दोनों भी आ सकते हैं, and determine the sum payable by him or refund to him। अब सम पेएबल भी निकलेगा, अगर इनकम बढ़ गई तो सम पेएबल निकलेगा, और अगर इनकम कम हो गई तो रिफंडेबल निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सच असेसमेंट। टाइम लिमिट क्या है ये करने के लिए, ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या है, तो वो 153 सबसेक्शन 1 में दिया है। टाइम लिमिट इज गिवन अंडर सेक्शन 153 सबसेक्शन 1, जो अपन बाद में चल के देखेंगे, अभी रहने दो उसको, विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। एक साथ देखेंगे 143, 144, 147, ये सबके टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन क्या है।
देन असेसमेंट इन स्पेशल केसेस एक दिया है, ये प्रोविजो कहते हैं इसको हम, दिस इज प्रोविजो, अच्छा लिखा है ये, सॉरी, प्रोविजो टू 143 फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजोस। ये क्या है, देखो इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ये वो लोग हैं जो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं सेक्शन 10 के अलग अलग क्लॉजेस के अंदर, और जिनको हमने रिटर्न फाइल करने को बोला था 139 4C और 4D के अंदर। याद आ रहा है 139 4C 4D अपन ने देखा, उसमें बताया था मैंने आपको कि लोग जो एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं, हो सकता है कि वो गलत एग्जेम्पशन क्लेम करते हो सकता है उन्होंने कंडीशंस को वायलेट किया हो, कंडीशंस जिसके तहत उनको एग्जेम्पशन दिया गया था वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए, वायलेट किए, टैक्स प्लानिंग कर रहे, इधर से उधर पैसे का लेन देन कर रहे, हेरा फेरी कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे, सब हो सकता है। तो ये सब ना हो इसलिए ये प्रोविजोस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और इसमें लिखा है कि इन लोगों को पहले तो बोलो कि कंपलसरीली अपने रिटर्न भरे, रिटर्न आ गए, फिर बोला कि कंपलसरीली हर साल इनका स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाए। यस, they are subject to scrutiny assessment every year compulsorily। ये 2% वाली केस नहीं है, ये 100% केस लिया ही जाएगा। और यहां लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो इनके अकाउंट्स बुलाकर चेक करेगा, और चेक क्या करेगा, इनकम कंप्यूटेशन चेक नहीं करेगा, ये चेक करेगा कि जो कंडीशंस के अंदर इनको एग्जेम्पशन दिया गया है क्या इन्होंने उन कंडीशंस को वायलेट किए हैं, ये चेक करेंगे। हैव दे वायलेटेड द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच द एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड, एंड इफ द वायलेशन इज फाउंड, पकड़ा गया असेसी वायलेशन करते हुए, तो ये जो असेसिंग ऑफिसर है वो गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दिए हुए तो उनको इंटीमेशन दे दिया जाएगा वायलेशंस के साथ कि ये लंबी लिस्ट ऑफ वायलेशन है, ये पकड़ो और आप देखो अब इनका क्या करना है। फिर जो गवर्नमेंट है यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हु हैव ग्रांटेड द एग्जेम्पशंस, वो इन लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, शो कॉज नोटिस देकर बुलाएंगे कि बताओ कि तुम्हारा एग्जेम्पशन क्यों विड्रॉ ना कर लिया जाए, व्हाई योर एग्जेम्पशन शुड नॉट बी विड्रॉन। फिर ये लोगों को जो बोलना है वहां रखेंगे अपनी बात गवर्नमेंट के सामने। भाई रीजन फॉर नॉट विड्रॉइंग एग्जेम्पशन तो सिंपल होता है, आप सब जानते हैं। तो जो मिनिस्टर है कंसर्न उसको रीजन दिखाओ कि ये रीजन है, अच्छा रीजन है, डोंट विड्रॉ माय एग्जेम्पशन, गुड रीजन, आई हैव गॉट रीजन। फिर वो मिनिस्ट्री सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, नहीं हुई आपके रीजन से तो वो ऑर्डर पास कर देंगे कि तुम्हारा एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया जाता है, या तो इस साल से या पहले किसी साल से। फिर वो पूरा केस उठा के वापस एओ के पास भेजेंगे कि हमने इनका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया है, नाउ यू प्रोसीड अगेंस्ट हिम एंड कंप्लीट हिज असेसमेंट। तो एओ के पास वापस आएगा, फिर एओ बैठकर इनका हिसाब किताब करेगा और इनका असेसमेंट बनाएगा, टोटल इनकम निकालेगा और सम पेएबल, टैक्स पेएबल निकालेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगा करके और वसूली करेगा। तो वो ये प्रोविजोस है। तो देखो क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है इसमें। किसके लिए है देखो, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्निश आरओआई अंडर सेक्शन 139 4C एंड 4D, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं आते हैं। The assessing officer shall intimate the central government or the prescribed authority the contravention, देखो contravention of what, of all these clauses of section 10 या फिर 35(1). Then the central government or the prescribed authority may, after giving an opportunity of being heard, withdraw the approval granted to such person। उस पर्सन का अप्रूवल विथड्रॉ किया जा सकता है, और अगर विथड्रॉ हो गया तो फिर क्या होगा, the AO shall, if the exemption is withdrawn, make an assessment of total income of such person without giving any exemption under section 10 and determine the tax payable by such person। सिंपल। फिर एक प्रोविजो है उसमें, असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट अंडर 1023C। ये वही है जो अपन ने ऊपर देखे 1023C। अब इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा रिसीट्स 25 लाख से ऊपर है, कौन से केस में,
वो याद करो, अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, उसमें एक पॉइंट आता है एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, है ना, जिसके अंदर अगर आप एज अ बिजनेस करते हो, एज अ बिजनेस, अगर आप एज अ ट्रेड, एज अ प्रोफेशनल, वो रिसीट आता है, यू चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो अगर वो 25 लाख से ऊपर जाता है तो फिर उसको अपन जनरल यानी चैरिटेबल नहीं मानते, याद है ना। इफ इट गोज बियॉन्ड 25 lakhs देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चैरिटेबल पर्पस, फिर उसको टैक्सेबल करते हैं। तो वो पॉइंट यहाँ लिखा है कि अगर ऐसे रिसीट्स इनके गए हैं 25 लाख से ऊपर एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले केस में, तो फिर उसको टैक्स करने का है, उसको टैक्स करने का है। वेदर और नॉट, देखो, वेदर और नॉट द अप्रूवल इज विड्रॉन, इसके ऊपर वाले प्रोविजन में तो क्या था कि अप्रूवल विड्रॉ होगा तब उसको टैक्स करेंगे, फिर टोटल इनकम को टैक्स करेंगे वायोलेशन वाले केस में। लेकिन यहां पे बोला है कि अप्रूवल विड्रॉ हो कि ना हो, 25 लाख से ऊपर वाला अगर रिसीट है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का केस है और 25 लाख के ऊपर रिसीट है, तो उसको तो टैक्स करना ही करना है, चाहे तुम्हारा एग्जेम्पशन अवेलेबल हो या विड्रॉ हो जाए, दोनों ही केस में। तो वो लिखा है, देखो, नो एग्जेम्पशन shall be allowed by the AO under 1023C in respect of receipts exceeding 25 lakh for advancement of any object of general public utility, that is first proviso to section 2 clause 15, whether or not the approval granted, whether or not the approval granted to such trust or institution or notification issued in respect of such trust or institution has been withdrawn or rescinded, चाहे उनका अप्रूवल विड्रॉ हो या नोटिफिकेशन जो उनके फेवर में आया था वो विड्रॉ हो या ना हो। फिर उसके बाद 25 लाख के ऊपर अगर अमाउंट गया है, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट इंसर्ट हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2018 ने इसको इंसर्ट किया है। ये क्या है कि करप्शन को रोकने का एक तरीका है और असेसमेंट को स्ट्रीमलाइन करने का एक तरीका है। तो इसमें क्या है कि अभी आजकल जो नोटिसेस है, इवन 143(2) नोटिस, और उसमें जो आपको सबमिशंस करने पड़ते, वो सब इलेक्ट्रॉनिक अभी हो गए हैं। तो सीधा सर्वर से नोटिस आता है 143(2) का, और अपने को सबमिशंस भी जो है वो ऑनलाइन करने पड़ते, डिपार्टमेंट में जाके असेसिंग ऑफिसर के सामने बैठ करके आपस में बातचीत करके नहीं करना है, तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो उसको लीगलाइज करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए सेक्शंस में इंसर्शन किया है, यानी सेक्शन 143 में सब सेक्शंस इंसर्ट किए हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम, सेक्शन गवर्नमेंट को पावर दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्कीम बनाने का। यहाँ पे कुछ नहीं, एक्चुअली यहाँ ये पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, बट दिस इज कि लॉ में कुछ भी पावर होना चाहिए ना करने के लिए, तो ये लॉ को अमेंड करके पावर दिया है गवर्नमेंट को टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम। तो वो लिखा है, द गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट्स ऑफ टोटल इनकम और लॉस ऑफ द असेसी अंडर सबसेक्शन 3 so as to impart greater efficiency, transparency and accountability, यानी करप्शन को हटाने का और एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाने के लिए, eliminating the interface between assessing officer and the assessee in the course of proceeding to the extent technologically feasible, to the extent feasible, यानी जहां तक हो सके तो इनका जो इंटरफेस है आमने सामने बैठ के बातचीत करने का, उसको खत्म करो, क्योंकि बातचीत करते हैं तो फिर आप जानते हो क्या होता है। Secondly, optimizing utilization of resources through economies of scale and functional specialization, तो ऑफिसर्स को उनके फंक्शंस के हिसाब से बिठाया जाएगा, लेकिन असेसी के सामने आने नहीं दिया जाएगा, तो असेसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पीछे में असेसिंग ऑफिसर कौन है, हु इज डूइंग हिज असेसमेंट। तो उससे क्या है कि जो करप्शन है वो कम होगा। एंड इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट विद डायनेमिक ज्यूरिसडिक्शन, यानी असेसिंग ऑफिसर्स भी रहेंगे जो असेस करेंगे पीछे में, तो वो टीम बेस्ड रहेंगे, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग टुगेदर एंड मेकिंग एन असेसमेंट। तो एक अभी करता है, एक असेसिंग ऑफिसर करता है तो वो खाना पीना जो भी है वो लगा रहता है, तो टीम करेगा, डायनेमिक वे में रहेगा, असेसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पीछे में कौन असेसिंग ऑफिसर है, ही विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ हिम पर्सनली। And the government may, for the purpose of giving effect to the scheme under 3A,
by notification in the official gazette direct that any of the provisions of the act relating to assessment of total income or loss shall not apply. यानी अभी जो हमने देखा सेक्शन कि उसको इंटीमेशन दो, फिर बुलाओ, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, तो वो सब फिजिकल था ना. लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक स्कीम जब बन जाएंगी तो ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे. तो अभी जो एक्ट में जो पावर्स वगैरह है असेसिंग ऑफिसर्स के, उनको फिर रोका भी जाएगा, उनको मॉडिफाई किया जाएगा. ठीक है, और उसके लिए नोटिफिकेशन आएंगे. तो लिखा है डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट शैल नॉट अप्लाई. या तो वो जो नॉर्मल प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे, और शैल अप्लाई होंगे with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification. तो नोटिफिकेशन में जो ऑलरेडी जो पावर्स है एओ के, वो कर्टेल किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं, या उनको खत्म भी किया जा सकता है. Provided that no direction shall be issued after 31st day of March 2020. यानी 2 साल का टाइम दिया है, 2018 में अमेंडमेंट आया, 2 साल का टाइम दिया है कि जो भी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है वो कर दो, और जो भी नोटिफिकेशन इशू करना है वो कर दो. अच्छा है. सो द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग दिस स्कीम एंड इम्प्लीमेंटिंग इट is given up to 31st March 2020. And every notification issued under 3A and 3B, 3A में स्कीम आएगा, 3B में फिर ये सेक्शंस को जो अमेंड करना है वो आएगा. Shall as soon as may be after the notification is issued be laid before each house of parliament. इसको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा as soon as possible. यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे उसके बाद जो भी सेशन होगा वो सेशन में उसको रखने का है. So this is called as the electronic scheme of assessment. फिर उसके बाद में उसके केस लॉज दिए हैं. तो केस लॉज तो सिंपल होते हैं, एक बार देखते चलो. पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ पावर्स. अथॉरिटीज मस्ट एक्ट इन फेयर एंड नॉट पार्टीजन मैनर. भाई हो तुम डिपार्टमेंट के आदमी, लेकिन तुम कोई टैक्स वसूली एजेंट नहीं हो कि तुमको हमेशा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ऐसा नहीं है. यू शुड थिंक इन अ फेयर मैनर. जो भी सही है, जो भी इंसाफ है वो करो. तो उसमें लिखा है देखो, द टैक्सिंग अथॉरिटीज एक्सरसाइज क्वाजी जुडिशियल पावर्स मींस दे आर लाइक जुडिशियल अथॉरिटीज. क्वाजी एंड लाइक जुडिशियल अथॉरिटीज. सो दे हैव टू डिटरमिन द टैक्स पेएबल इन अ फेयर मैनर. हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट का कहने के हिसाब से है. बाकी असली में जाओगे डिपार्टमेंट में तो वो पूरी वसूली एजेंट्स हैं, उनके ऊपर बल्कि टारगेट्स होते हैं असेसिंग ऑफिसर्स के ऊपर. सीबीडीटी ने टारगेट फिक्स करके रखे कि आपको इतने इतने पैसे जमा करने के हैं. फिनिश कैसे करते हो तुम देखो. लेकिन केस लॉ में क्या लिखा है देखो, दे आर क्वाजी जुडिशियल पावर्स एंड इन डूइंग सो दे मस्ट एक्ट इन अ फेयर एंड नॉट इन पार्टीजन मैनर. It is impossible to subscribe to the view that unless these authorities exercise the power in a manner most beneficial to revenue and consequently most adverse to assessee, they should be deemed to have exercised it in a proper and judicious manner. ऐसा नहीं है. Then precedents must be applied with due care. अब ये एक इंटरेस्टिंग केस है, वो तो ठीक है, फेयर वे में उनको एक्ट करने का. प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि असेसिंग ऑफिसर ने लास्ट टाइम ऐसा किया था, हमारा केस आया, उसमें लास्ट ईयर भी आया था स्क्रूटनी में, और उसमें उसने एक व्यू लिया और वो व्यू लेकर के असेसमेंट किया. तो क्या करंट ईयर में भी उसको वही व्यू लेना पड़ेगा या वो दूसरा व्यू ले सकता है? प्रेसिडेंस यानी कि जो ऑलरेडी सेट हो गया है, जो अपन करते आ रहे हैं पास्ट में, क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? तो देखो कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि डिसीजन इज अ प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन फैक्ट्स. लास्ट टाइम उन्होंने एक व्यू लिया, लेकिन वो व्यू उस वक्त के फैक्ट्स को देखते हुए लिया है. अब अगर इस साल भी फैक्ट्स वही है, सेम टू सेम है, तो फिर हम प्रेसिडेंस को फॉलो कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज. So each case presents its own features. The income tax authorities and tribunals are supposed to apply the ratio of a decision to the facts of a particular case with due care. Ratio and ratio decidendi. Ratio of a decision जो है ना, इसी को अपन बोलते हैं ratio decidendi.
बहुत इंटरेस्टिंग है, मालूम नहीं आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, तो लेट मी एक्सप्लेन। अपन कोई केस लॉ आया है, जैसे केस महिंद्रा मिल्स, और ये अपन है अस दी एसएससी। तो ये केस लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं टू आर केस, तो एक्चुअली हम क्या अप्लाई करते हैं? हम ये केस लॉ का डिसीजन अप्लाई करते हैं क्या? नहीं, हम अप्लाई करते हैं रेशियो ऑफ दिस डिसीजन, यानी कि रीजन। रेशियो का मतलब है रीजन, रीजन फॉर कमिंग टू कंक्लूजन। डिसीजन इज अ कंक्लूजन, रीजन which is behind that conclusion is called as ratio decidendi. वजह, डिसीजन इज द फाइनल वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट के पीछे कोई वजह तो होती है ना, रीजन तो होता है ना, कि रीजन की वजह से ही डिसीजन पे हम पहुंचे, तो वो रीजन को कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। तो ये केस लॉ का जो रेशियो है वो हम अगले एसएससी को अप्लाई करते हैं। तो कोर्ट कहता है कि ये रेशियो इस केस के फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड था, फैक्ट्स को देखते हुए रेशियो डिसाइड होता है। तो अगर इस एसएससी के भी फैक्ट्स सेम है एग्जैक्टली, तो आप ये रेशियो अप्लाई कर सकते हो। अगर फैक्ट्स अलग हो गए हैं, चेंज है, तो फिर आप रेशियो को एज सच उठा के अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू अप्लाई इट विद ड्यू केयर, सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? जैसे घर में बेटा भी है बेटी भी है। अब बेटा कल रात को 12 बजे आया, पिताजी ने उससे पूछा कहाँ गया था, तो पापा जी वो पिक्चर देखने चली गया था दोस्तों के साथ। अच्छा चल ठीक है, जा सो जा, डिसीजन गिवन, अच्छा ठीक है जा सो जा। ये बेटी ने भी सुना। अब आज रात बेटी भी गई बाहर दोस्तों के साथ और 12 बजे वापस आई, तो क्या पिताजी सेम डिसीजन देंगे? सोचो। अब जितनी लड़कियां ये लेक्चर सुनती होंगी वो तो यही कहेंगी हाँ बिल्कुल सेम देना चाहिए, लेकिन नहीं ना, द फैक्ट्स आर डिफरेंट। आप सब जानते हैं मैं तो लड़कियों के फेवर में हूँ, आई बिलीव इन इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बट दुनिया ऐसी नहीं है ना, आप सब जानते हैं दुनिया नहीं है, आप कितना भी कर ले दुनिया नहीं है। और जो खतरा लड़कियों को है वो लड़कों को नहीं रहता, दैट इज ट्रू, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे लड़का 12 बजे तक आया है तो ठीक है, दारू नहीं पिया, गांजा फीम चरस नहीं खाया, तब तक ठीक है, पिताजी कुछ नहीं बोलेंगे, चल ठीक है अंदर आए। लेकिन लड़कियों को नहीं बोल सकते ना, ठीक है, नो नो नो, तो वहां डांट पड़ेंगी, है ना, और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, जोर से एक आध पड़ भी सकता है पिताजी के हाथ का थप्पड़। तो लड़की कहेंगी मेरे केस में डिसीजन क्यों, कल तो भाई लेट आया था उसको कुछ नहीं बोले आपने, आज मैं लेट क्या हो गई तो आप इतना सुना रहे। नो नो नो, वो रेशियो यहां नहीं लगाया जा सकता, फैक्ट्स आर डिफरेंट, है ना। तो वही केस यहां है। देन लॉ एप्लीकेबल, लॉ इन्फोर्स इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज एप्लीकेबल, ये तो ऑब्वियस है, लॉ इन्फोर्स इन द असेसमेंट ईयर इज एप्लीकेबल फॉर मेकिंग दी असेसमेंट, कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कहने का मतलब है कि ये असेसमेंट ईयर ओरिजिनल है जिसका केस है, इसकी इनकम का असेसमेंट का केस चल रहा है। अब जब केस चल रहा है तो वो तो अगले साल में या कहीं तो भी चलता होगा, ऑर्डर तो बाद में आएगा। तो जब ऑर्डर आएगा ये असेसमेंट ईयर जिसमें ऑर्डर आ रहा है वो वाले लॉ लगाएंगे कि जिस असेसमेंट ईयर की इनकम है वो असेसमेंट ईयर का लॉ लगाएंगे? ऑब्वियसली ये वाला लगाएंगे। द लॉ प्रिवेलिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, ये लगता है, याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, कि कौन सा लॉ अपन लगाते हैं असेसमेंट के लिए, द लॉ प्रिवेलिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यही लगता है, चाहे असेसमेंट इस साल में हो, चाहे असेसमेंट अगले साल में हो, या कभी भी हो। इस साल का है ना असेसमेंट, तो इस साल का जो प्रिवेलिंग लॉ था वही लगेगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा। तो एक प्रेसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक प्रेसिडेंस वाला, कि प्रेसिडेंस को कब लगाया जाएगा। प्रेसिडेंस है जो पहले ऑलरेडी एक बार डिसाइड हो चुका है, एक मैटर जो डिसाइड हो गया है, तो क्या उसको सेम लगाते रहेंगे हर केस में? तो कोर्ट ने कहा लगाओ लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है रेस जुडिकाटा।
अब इसका मतलब क्या है, रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? रेस जुडिकाटा का मतलब ऐसा है, अच्छा ये तो मैं अपने उससे प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन अ रिडिकुलस मैनर, इट्स प्रोनाउंस एज रेस जुडिकेटा, ठीक है? इसका मतलब है क्या मैं बताऊँ, एक एग्जांपल से पहले बता देता हूँ तो समझ में आएगा। रेस जुडिकेटा यानी योर हैंड्स आर टाइड, योर हैंड्स आर टाइड बाय व्हाट यू हैव डिसाइडेड इन द पास्ट। यानी कि मेरा ही एक केस आया था असेसमेंट ईयर 16-17 का, असेसिंग ऑफिसर था, अच्छा अपने ही असेसिंग ऑफिसर लेते हैं, कौन है असेसिंग ऑफिसर? शक्ति कपूर। तो नाना पाटेकर असेसी है। अब नाना पाटेकर का 16-17 का एक केस आया, किसके पास? शक्ति कपूर के पास। एक कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ था असेसमेंट में, उस पॉइंट को सुन करके बराबर डिसाइड करके उसने डिसाइड किया। फिर 18-19 असेसमेंट ईयर का वही पॉइंट फिर से अराइज हुआ, अगेन अराइज हुआ, फिर शक्ति कपूर के पास आया। शक्ति कपूर वही आदमी है। तो नाना पाटेकर कहता है देखो आप वही पर्सन हो जिसने मेरा 16-17 में ऑर्डर पास किया था और आपने एक बार डिसीजन दे दिया है, तो ये मैटर अब आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार डिसाइड कर चुके हो। इसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। एक अथॉरिटी जब एक मैटर को डिसाइड कर चुकी है फॉर वन असेसी, देन दैट अथॉरिटी कैन नॉट रीडिसाइड दैट मैटर फॉर दैट असेसी। सेम अथॉरिटी के पास वापस वो मैटर डिसीजन के लिए नहीं आ सकता। देयर हैंड्स आर टाइड। वो कहेंगे हमने डिसाइड कर दिया, अब आप अपील करना है तो ऊपर जाओ, अगले अथॉरिटी के पास जाओ, हमारे पास वापस मत आओ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली अपील्स में लगता है, जहां अपीलेट अथॉरिटीज होती है। इससे तो अपन बोलते हैं ना, पहला अपील कहां जाएगा? कमिश्नर अपील्स के पास। फिर कहां जाएगा? ट्राइब्यूनल में। अगले अथॉरिटी के पास जाता है ना, आगे जाता है। क्या आप वापस में वही अथॉरिटी के पास जा सकते क्या? कमिश्नर अपील्स ने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया, आप वापस उसी के पास चले गए, साहब डिसाइड कर दो। बोलेंगे अरे कल ही तो किया था तुम्हारा ऑर्डर। नहीं साहब फिर से देख दो। अरे भगाएंगा 2 थप्पड़ मार के, साला वापस आके खड़ा हो गया। अब मैं नहीं कर सकता, वो बोलेगा अब अगले अथॉरिटी के पास जाओ, सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाओ, वापस से मेरे पास मत आओ। तो उसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। माई हैंड्स आर टाइड, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द पॉइंट, नाउ आई कैन नॉट रिविजिट एंड रीडिसाइड द सेम पॉइंट। अब ये अपील में तो लगता है, क्या ये असेसमेंट प्रोसीजर में भी लगेगा? अच्छा, असेसमेंट को अपन एजुडिकेशन प्रोसीजर भी कहते हैं। एजुडिकेशन असेसमेंट यानी डिसाइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या यहां पर भी लगेगा? यानी असेसिंग ऑफिसर जिसने अपना केस डिसाइड किया लास्ट ईयर का, अब इस साल भी अगर वही केस आया तो वो बोलेगा कि साहब मैं नहीं कर सकता, मैंने तो लास्ट टाइम ही किया था। और तो फिर कहां जाएंगे? तुम नहीं करोगे तो तुम असेसिंग ऑफिसर हो, तुम नहीं करोगे तो कहां जाएंगे? लाइन में तो तुम ही छो, यू आर द असेसिंग ऑफिसर। हर साल का केस तुमको ही डिसाइड करना है। लास्ट ईयर का तुमने किया, अब इस साल का सुपीरियर, फिर कौन सुपीरियर? तीसरे साल में कहां जाऊंगा? कितने सुपीरियर है तुम्हारे ऊपर? तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में यानी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। Principle of res judicata applies only in appellate proceedings and not adjudication proceedings. Okay? तो देखो वहां लिखा है, decision in 1 year will not operate as res judicata in subsequent year. एक साल में अपना 17-18 का मान लो डिसीजन आया, किसने दिया? एओ शक्ति ने। अब 18-19 का भी उसी के पास जा रहा है, एओ के पास, वही एओ शक्ति है। तो क्या वो डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। ही कैन अगेन अप्लाई हिज माइंड इफ एनी एंड डिसाइड द केस फॉर द ईयर 18-19। फिर 19-20 का वापस शक्ति के पास जाएंगे, 20-21 वापस उसी के पास जाएंगे।
तो ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि भैया देखो तुमने पॉइंट क्या डिसाइड कर दिया, अब तुम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकेटा डजंट अप्लाई। तो लिखा है देखो, एन असेसमेंट ईयर under the act is a self-contained assessment period, and a decision in one assessment year does not ordinarily operate as res judicata in respect of matter decided in subsequent year. For the assessing officer is not a court, courts को apply होता है res judicata, and he is not precluded यानी not stopped from arriving at a conclusion inconsistent with the conclusion in another year. लास्ट ईयर में उसने अपना डिसीजन दिया, अगले साल वो अपना डिसीजन वापस से देगा बाय रीअप्लाइंग हिज माइंड इफ एनी। और हो सकता है कि पिछले साल उसने डिसीजन वैसा दिया, इस साल वो डिसीजन वैसा दे। ही कैन चेंज हिज डिसीजन ऑल्सो, ये भी याद रखो, ही कैन चेंज हिज डिसीजन इन द नेक्स्ट ईयर। द्वारकादास केसरदास मुरारका, बहुत पुराना केस, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां बोला कि ही कैन कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, देखो इनकंसिस्टेंट विद हिज कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज नॉट प्रिक्लूडेड यानी नॉट स्टॉप फ्रॉम अराइविंग एट अ कंक्लूजन इनकंसिस्टेंट विद कंक्लूजन ऑफ अनदर ईयर, करेक्ट, मींस ही कैन रीडिसाइड द मैटर एंड नाउ ही कैन कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, बोला है। लेकिन अब उसका एक लिमिटेशन है, देखो एक लिमिटेशन है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रेसिडेंस, कि भैया तुमने लास्ट ईयर जब इतना सोच समझ के एक डिसीजन दिया तो अब उसको फॉलो करो ना, हर साल आप नई नई चीज निकालोगे तो कैसे होगा, इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट होती है। तो कंसिस्टेंसी का एक प्रिंसिपल है, उसको प्रेसिडेंस भी बोल सकते हैं या कंसिस्टेंसी, कि अगर एक डिसीजन तुमने ले लिया है एक मैटर के ऊपर, तो कम से कम वो मैटर पे तो तुम्हारा डिसीजन कंटिन्यू रखो अगले साल भी, हर साल चेंज करोगे क्या, फिर क्या मतलब आएंगे। तो देखो अगला केस उसी पे है, क्या बोलता है, अर्लियर डिसीजन इन assessee's ओन केस कैन बी रिलाइड ऑन, और उसके बाद ही है जुडिशियल प्रोप्राइटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। तो दोनों देखो एक साथ अपन देखते हैं। तो पहले बोलता है कि रिलाइड ऑन, यानी लास्ट ईयर में एक डिसीजन लिया था, मैटर वही है जो लास्ट ईयर था, वही मैटर इस साल भी है। जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, लास्ट ईयर उसने अलाउ किया, सेम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इस साल भी है, तो इस साल क्या वो उसको डिसअलाउ कर देगा, जब लास्ट ईयर इतना सोच समझ के पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके उसने अलाउ किया, पूरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा करके, तो अब वो अगले साल बदल सकता है क्या, ये सवाल पैदा होता है। तो यहाँ क्या बोलता है, देखो, दो द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा विल नॉट अप्लाई, ऑब्वियसली हमने वो तो देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, यानी वो बाइंडेड नहीं है, उसके हैंड्स टाइड नहीं है, टाइड नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी कुछ तो कंसिस्टेंसी होती है ना, ठीक है, तुमको किसी ने नहीं रोका, मगर कुछ तो कंसिस्टेंसी होती है ना। तो बोला है रेजिडिकेटा विल नॉट अप्लाई टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स व्हेन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज डिसाइडेड इन assessee's ओन केस फॉर एन अर्लियर असेसमेंट ईयर and an identical question, same to same question, comes up for consideration for a later year. The tribunal will be justified in placing reliance on the earlier decision to base its conclusion in the absence of any new material or change in circumstance. यानी अगर मटेरियल भी सेम है, सर्कमस्टांसेस भी सेम है, कोई नई चीज उभर के नहीं आई है, कोई नया एविडेंस क्रिएट नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर था वो इस साल है, सब कुछ सेम है, तो फिर आप जो लास्ट ईयर डिसीजन लिए थे उसको इस साल फॉलो करना चाहिए। तो ट्राइब्यूनल, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल शुड फॉलो द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, सेम चीज इस साल अप्लाई करने में कोई नुकसान नहीं है। सेम फॉर द इनकम टैक्स अथॉरिटी, और वही फिर अगले उसमें भी दिया है राजस्थान हाईकोर्ट कि जुडिशियल प्रोप्राइटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी अंडर द इनकम टैक्स लॉ, दो द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा आर नॉट एप्लीकेबल and the assessee as well as the department is free to challenge the order in a different year. Judicial propriety requires consistency. It's a rule of propriety, not a rule of law, but at least propriety. Propriety में यानी कि एक
ट्रेडिशन, कस्टम, है ना। तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए ना। अपन ने लास्ट ईयर एक पॉइंट के ऊपर, एक मैटर के ऊपर अगर एक डिसीजन लिया है, देन वी शुड फॉलो इट इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। फिर एक पॉइंट है एस्टॉपल का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एस्टॉपल विल नॉट ऑपरेट इन सर्टेन सिचुएशंस। एस्टॉपल यानी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो अपन देखो यहां से हम मूव होते आ रहे हैं। रेस जुडिकेटा बोलता है कि सेम पर्सन कैन नॉट रीडिसाइड। रेस जुडिकेटा कहता है सेम पर्सन कैन नॉट रीडिसाइड, हिज हैंड्स आर टाइड। एक बार डिसीजन ले लिया, फिनिश, अब उसको तुम रीडिसाइड नहीं कर सकते। ये जुडिशियल प्रिंसिपल में आता है, लेकिन एजुडिकेशन में नहीं आता, हमने देखा। यानी यहाँ असेसिंग ऑफिसर फ्री है, अगले साल वो वापस से डिसाइड करेगा, फिर वापस से, फिर वापस से, फिर वापस। फिर सवाल आए कि हर साल अलग अलग डिसीजन लेंगे क्या, कि सेम लेना चाहिए। तो वहां पे हैंड्स टाइट तो नहीं है, ही हैज द पावर टू रीडिसाइड। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा भैया एक कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल फॉलो करो। अगर फैक्ट सेम है, लॉ भी सेम है, कोई नया एविडेंस भी नहीं आया है, जो एविडेंस लास्ट ईयर था वही है तुम्हारे पास, तो तुमने वही डिसीजन पे पहुंचना चाहिए जो लास्ट ईयर तुम पहुंचे थे। कंसिस्टेंसी हैज टू बी मेंटेन्ड, ये भी बोला। अब वहां से उसको और ग्रिप में ले तो बोलते हैं एस्टॉपल। एस्टॉपल यानी यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिसाइडिंग नेक्स्ट ईयर। स्टॉप्ड यानी बिल्कुल बाइंडिंग, कि जो पुराना था वही फॉलो करना है, तुम बदल ही नहीं सकते। एस्टॉपल। तो उसमें देखो क्या बोला है कि where the practice adopted by the assessee and accepted by the tax authorities in earlier years is found to be strictly not in accordance with law, then the tax authorities are bound to take the view which is in accordance with law, and they are not stopped by their conduct in the past from insisting on a different practice consistent with law. तो रूल ऑफ प्रेसिडेंस या कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि लास्ट ईयर में जो आपने डिसीजंस लिए थे, अगर वो फैक्ट्स और दिस ईयर में अगर वो फैक्ट सेम है, लॉ जो था उस वक्त वो भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर तुमने डिसीजन भी सेम लेना चाहिए, तुम्हारा डिसीजन भी सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन सवाल ये आया कि अगर फैक्ट सेम है, ठीक है, लॉ भी सेम है, लेकिन जो उसने इंटरप्रिटेशन लिया था यहां वो सरासर गलत था, नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ था, इलीगल इंटरप्रिटेशन था, अनलॉफुल इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन था, तो क्या वो उससे भी बाइंड हो जाएगा कि इस साल भी गलती को गलती फॉलो करना करते जाना है, और अगले साल भी गलत, फिर गलत, फिर गलत, हर साल गलत ही गलत करेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे पिताजी ने भाई को बोल दिया था कल रात को कि ठीक है जाके सो जा, अभी ठीक है बोल देने से क्या रोज भाई 12 बजे आएगा? और बहन बैठ के चुपचाप दिखती रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो नेक्स्ट ईयर बहन यानी नेक्स्ट डे बहन कंप्लेन करेंगी, पापा बहुत हो गया ये, भाई कोई रोज रोज थोड़ी जाएंगे बाहर। तो पिताजी सोचेंगे हाँ यार तुम्हारी बात सही है, ये तो इसकी आदत बिगड़ जाएंगी, कल दारू पी के आएंगे, अब चरस गांजा अफीम खा के आएंगे। तो अगले दिन फिर उसको डांटेंगे, भैया तू निकलने का नहीं, 10 बजे के पहले घर आने का। क्योंकि वो देखो वैसे डिसीजन गलत ही था ना, बिना डांटे अंदर आने देना गलत डिसीजन था पिताजी का। सो एज इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, पिताजी कैन चेंज हिज डिसीजन नेक्स्ट डे। तो वैसे यहाँ पे बोला है कि अगर ये डिसीजंस जो थे अगर ये नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है तो फिर ये बाइंडिंग नहीं होंगे। ही इज नॉट स्टॉप्ड, स्टॉप यानी स्टॉप, नॉट स्टॉप यानी नॉट स्टॉप फ्रॉम changing his decision. So here he will change the decision and bring it in accordance with law. So whenever you do something which is not lawful, you are not binded by it. समझ लो। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहां पे लगता है? रूल ऑफ कंसिस्टेंसी वहां लगेगा जहां ये डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। अगर ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है तो फिर रूल ऑफ प्रेसिडेंस या रूल ऑफ कंसिस्टेंसी लगेगा और यहां उसको सेम फॉलो करना है। लेकिन अगर ये नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है तो यहां वो चेंज कर सकता है, देन ही इज नॉट स्टॉप्ड।
मैड हाई कोर्ट का जजमेंट आया समझ में। सब इसमें केसेस आते हैं, एग्जाम में बहुत कम आते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ के रखो इसको बस। दीज आर फ्रॉम नॉलेज सीक मोर देन एग्जाम सीक। देन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल ऑब्वियसली। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि तुमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है हर बार, हर एडजस्टमेंट के पहले, तो वो यहाँ भी मिलेगा, दैट इज फाइन। हर चीज़ एसएससी को बताई जाएगी, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, एंड देन दी जजमेंट विल बी पास। और उसी में एक टिन बॉक्स का केस है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर अपॉर्चुनिटी बराबर से नहीं दी गई, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अगर नहीं दिया गया, तो जो असेसमेंट है वो इनवैलिड हो सकता है। तो बोला है देखो, वेयर द ट्राइब्यूनल हैज रिकॉर्डेड दैट इट एग्रीड विद द एसएससी सबमिशन दैट आईटीओ had not given proper opportunity of being heard, tribunal would be justified in setting aside that assessment order and remanding the matter to the assessing authority for fresh consideration. इसको fresh adjudication कहते हैं। तो ट्राइब्यूनल ने क्या किया इस केस में कि उसको पता चला कि ओरिजिनली आईटीओ ने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, तो वो जो उसका ऑर्डर उसको सेट असाइड कर देगा और मैटर वापस भेजेगा आईटीओ के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, कि आप इसको दोबारा से उसको अपॉर्चुनिटी दो, फिर से जजमेंट पास करो और फिर लेके आओ। तो इसको अपन री एजुडिकेशन कहते हैं। फिर असेसमेंट ऑर्डर में एक केस है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्स कैन बी डन ऑन सेपरेट शीट्स ऑफ पेपर। इनकम कंप्यूटेशन और टैक्स कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग शीट ऑफ पेपर पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम पीस ऑफ पेपर पे हो। फिर ओनली वन ऑर्डर कैन बी पास फॉर अ गिवन ईयर, बराबर है, एक साल के लिए एक ही बार ऑर्डर आ सकता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ये समझ लो। हाँ, एक साल का फॉर वन असेसमेंट ईयर देयर कैन बी ओनली वन ऑर्डर अंडर 143(3). यानी एक बार 143(3) ऑर्डर बन गया तो वो फाइनल हो गया। अब उसके बाद पता चला कि अरे यार इसमें तो कुछ इनकम रह गई थी, देयर वाज 20 lakhs इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड। तो फिर क्या वो वापस 143(3) में केस को ले सकता है? तो आंसर है नो। स्क्रूटिनी असेसमेंट जो है, ये रेगुलर असेसमेंट, ये एक ही बार हो सकता है एक साल के लिए, दो बार नहीं हो सकता। तो अगर पता चला कि इसमें कुछ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, तो फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो है 147 रीअसेसमेंट। यू कैनॉट डू 143(3) अगेन, यू हैव टू डू इट अंडर 147। ओके, देन ऑर्डर पास ऑन रिमांड इज एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। तो ये फिर देखो वही है कि एओ ने ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर अपील में गया ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ने इसको रिजेक्ट करके वापस एओ के पास भेजा कि इसको दोबारा से बनाओ, उसको रिमांड कहते हैं, रिमांड केस, वापस भेज देने को रिमांड कहते हैं। तो एओ ने फिर ऑर्डर बनाया आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये जो ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर क्या 143 का कहलाएगा? यस, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 143(3). ये ओरिजिनल भी ऑर्डर था, ये भी ऑर्डर है, ये सेट असाइड हो गया है और इसकी जगह अब ये ऑर्डर आएगा। सो दिस ऑर्डर इज गॉन एंड रिप्लेस बाय दिस ऑर्डर। तो वो कहता है देखो, द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास बाय आईटीओ परसुएंट टू डायरेक्शंस ऑफ ट्राइब्यूनल इन एपेलेट अथॉरिटीज with a view to give effect to directions contained therein is an order of assessment within the meaning of 143 or 144 of the act। तो ये नया ऑर्डर जो है ये भी 143 का ही ऑर्डर है। देन अब यहाँ जो ये वर्ड है ना, टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस और ये सब, ये आपको आगे समझ में आएंगे जब मैं बताऊंगा आपको कि ये रिमांड होता है तो उसमें किस तरह से वापस से असेसमेंट किया जाता है। ये अपने को आगे पढ़ना है, पार्ट 4 में आएगा। That is assessments in pursuant to court orders, ये अपने को एक देखना है। Then if tax is mentioned in demand notice, order is valid। डिमांड नोटिस में यानी ऑर्डर बाय इटसेल्फ में अगर टैक्स मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ इनकम है, और जो अलग से डिमांड नोटिस बनता है ना,
तो ऑर्डर में टैक्स मेंशन नहीं किया, नॉट मेंशन, लेकिन डिमांड नोटिस में मेंशन कर दिया तो वैलिड रहेगा, चलेगा। या तो ऑर्डर में लिख दो या डिमांड नोटिस में लिखो या दोनों में लिखो, लेकिन दोनों में अगर नहीं लिखा टैक्स तो फिर वो ऑर्डर इनवैलिड रहता है। सिर्फ इनकम कंप्यूट कर दिया और टैक्स कैलकुलेशन नहीं किया, किया ही नहीं, ना तो ऑर्डर में ना डिमांड नोटिस में, तो फिर वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और उसके बाद एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है विधु भूषण सरकार का, कि इनवैलिड ऑर्डर भी फोर्स में रहता है अंटिल इट इज सेट असाइड। अब ये क्या है, जैसे कि वो टाइम लिमिट के बाद ऑर्डर पास करना वगैरह वगैरह, तो इनवैलिड है। अब असेसिंग ऑफिसर ने तो ऑर्डर पास कर दिया है, असेसी को लगता है कि ऑर्डर इनवैलिड है, गलत है, सरासर गलत है, लॉ के हिसाब से बैड इन लॉ है, तो क्या अपन उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, अपन कहें हट ये बैड इन लॉ है, आई विल नॉट फॉलो द ऑर्डर? ऐसा आप नहीं कह सकते। द ओनली रेमेडी यू हैव इज टू गो इन टू अपील, और जब तक अपेलेट अथॉरिटी उस ऑर्डर को कैंसिल ना कर दे, उसको रिसिंड ना कर दे, वो फोर्स में रहेगा। सो इवन इनवैलिड ऑर्डर्स रिमेन इन फोर्स अंटिल द हायर अथॉरिटीज कैंसिल दैट ऑर्डर। तो आप अपनी मर्जी से बोलोगे मैं नहीं फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं चलता। ओनली ऑप्शन इज गो टू अपील, और अपेलेट अथॉरिटी अगर उसको सेट असाइड करेगा तो फिर वो खारिज होगा। तो इसमें लिखा है देखो, इवन इन इनवैलिड ऑर्डर टर्मिनेटिंग प्रोसीडिंग्स हैज द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग देम, एंड इन सच अ केस द अथॉरिटी द अप्रोप्रिएट मेथड for correcting the illegality committed is to have that order vacated by appellate or higher authorities having jurisdiction to intervene. As long as the order is not set aside, it remains in force and takes full effect. If the order is not totally without jurisdiction, at the best it is an order not contemplated by law, but it could not be treated as non-existent order. In fact, it is wrong, but you cannot say that it is not existing. अब ऐसे बोलो नहीं मैं मानता ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर असेसमेंट ऑन रिमांड के कुछ केसेस है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कि जब ये वापस आता है, ये एओ जब ओरिजिनली असेसमेंट कर रहा था तो ओरिजिनल में उसको कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स थे। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि वो पूरे मैटर्स को चेक कर सकता था। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब नोटिस आता है तो उसमें लिखा रहता है कि लिमिटेड स्क्रूटनी है या कॉम्प्रिहेंसिव है। लिमिटेड या कॉम्प्रिहेंसिव दो टाइप के होते हैं। लिमिटेड यानी रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कवरिंग एवरीथिंग, सब कुछ, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। अब मान लो कि ओरिजिनल कॉम्प्रिहेंसिव चल रहा था, इसमें ऑर्डर आया, असेसी अपील में गया, अपील में गया कमिश्नर अपील्स के पास, उसका ऑर्डर आ गया, फिर मैटर आ गया आईटैट में गया। आईटैट यानी ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के पास पावर रहता है टू कैंसिल दिस ओरिजिनल ऑर्डर एंड सेंड बैक द केस फॉर रीएजुडिकेशन, उसको रिमांड कहते हैं। तो आईटैट ने क्या किया कि ये ओरिजिनल ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और मैटर वापस भेजा एओ के पास फॉर रीएजुडिकेशन, तो उसको रिमांड, रिमांड यानी वापस भेजना। तो अब जो एओ असेसमेंट करेगा, अब उसके पावर्स क्या रहेंगे? विल इट रिमेन कॉम्प्रिहेंसिव और विल इट बिकम लिमिटेड? लिमिटेड यानी कि जो मैटर्स यहां पे थे ऑर्डर में, जो आईटैट ने कैंसिल किए और कहा कि इसको वापस बनाओ, तो जो मैटर्स यहां थे सिर्फ वही मैटर्स पे अब ये डिसाइड करेगा, या केस वापस आ गया है तो एओ बोलेगा कि नहीं अब मैं पूरा बिस्तर बोरिया खोल के फिर से बैठूंगा, लाओ सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ, सारे एविडेंसेस लाओ, हर एक पॉइंट को प्रूव करो, वापस से खोल के बैठ जाएगा दुकान पूरी कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा होगा कि जो मैटर्स पे आईटैट ने उसको डायरेक्शन दिया है कि भैया ये 3 पॉइंट को रीडिसाइड करो, तो वही 3 पॉइंट को रीडिसाइड करेगा, यानी लिमिटेड। तो अब क्या होगा? विल इट बी लिमिटेड स्क्रूटनी और कॉम्प्रिहेंसिव? तो देखो उसमें क्या कोर्ट्स क्या कहते हैं, अपन देखते हैं। तो कोर्ट कहता है, पहला एक केस है एसपी कोचर का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दैट ऑन रिमांड फ्रॉम ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल देखो, ट्राइब्यूनल से आया केस, आईटीओ's पावर्स आर कन्फाइंड
टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील ओनली, यानी जो मैटर यहाँ अपील में थे, मान लो कि ऑर्डर में 4 पॉइंट थे, उसमें से यहाँ 3 पॉइंट अपील में थे, देयर वर 3 पॉइंट्स इन अपील, और आईटैट ने कहा कि नहीं, ऑर्डर को कैंसिल करता हूं और वापस भेजता हूं ऑन रिमांड फॉर रीडिसीजन, तो सिर्फ ये 3 पॉइंट ये रीडिसाइड करेगा और उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं कर सकता। ही कैन नॉट टच एनी अदर थिंग, ही हैज टू डिसाइड ओनली दोस 3 पॉइंट्स एंड फिनिश। ठीक है, तो ऐसे यहां लिखा है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है, जो ये 3 पॉइंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील थे, तो सिर्फ ये 3 पॉइंट यहां पे डिसाइड होंगे अब, और कुछ भी नहीं, यानी लिमिटेड रहेगा, इट विल बी लिमिटेड, कन्फाइंड यानी इट विल बी लिमिटेड स्क्रूटिनी। तो देखो क्या कहता है, when the tribunal allows the appeal and sets aside the assessment and remands the case for fresh assessment, the power of ITO is confined to such subject matter only. This will be so even though no specific direction has been given by the tribunal. अगर उसने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया तो भी ऐसा ही मानेंगे। इफ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज गिवन, अगर ट्राइब्यूनल ने लिख दिया अपने रिमांड ऑर्डर में कि भैया ये 3 को डिसाइड करो, तो ऑब्वियस है कि 3 को ही करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी लिखा, सिर्फ रिमांड कर दिया कि वापस करो, तो भी ये 3 पॉइंट को ही कर सकता है। तो बोलता है इफ डायरेक्शन इज गिवन देन देयर इज नो स्कोप whatsoever for the ITO to travel beyond those directions or restrictions। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर जाने का। तो अगर ट्राइब्यूनल ने रिमांड करते वक्त लिख दिया कि सिर्फ ये 3 को करो, तो फिर तो ITO के हैंड्स टाइड है, फिर वो सिर्फ वो 3 पॉइंट को डिस्कस करेगा, डिसाइड करेगा। ही कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, ही कैन नॉट टच अ 4th पॉइंट। और अगर आईटैट ने नहीं लिखा है ऐसा कुछ, तो भी कोर्ट कहता है कि वैसे ही लेने का है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है 3 पॉइंट, उसी को ये रीडिसाइड करेगा। और दूसरा एक केस है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें क्या बोलता है, देखो, असेसिंग ऑफिसर कैन इंक्लूड लेफ्ट आउट इनकम, यानी जो ओरिजिनल असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर हो सकता है कुछ भूल गया हो, मगर अब मैटर वापस आया है, वापस आ गया तो कहते हैं अरे वापस आए क्या, चलो अब बैठो, अब मैं पुरानी बातें भी निकालूंगा, ये तो लूंगा ही 3 पॉइंट, प्लस जो पुराने थे, जो रह गए थे किससे, उसको भी लेंगे। तो यहां लिखता है, देखो, वेयर इट वॉज क्लियर एंड पेटेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल दैट द एंटायर असेसमेंट वॉज सेट असाइड and an assessment was directed to be made de novo, de novo यानी वही from the beginning, de novo, novo यानी start, from the start. The assessing officer could, while making a fresh assessment, include any income which was left over earlier, but such inclusion must be done in accordance with law. Obviously, law को follow करेंगे, लेकिन यहाँ बोलता है कि limited नहीं है, comprehensive है। तो यहाँ बोलता है कि अगर पूरा ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है और फ्रेश असेसमेंट के लिए एओ के पास आया है, तो फ्रेश असेसमेंट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। तो दोनों को अगर अपन मिक्स करके देखें, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों को अगर देखें तो मैटर क्या आता है कि अगर ट्राइब्यूनल के पास लिमिटेड पॉइंट्स थे अपील में और उसने वो सेटिसाइड कर दिया, तो फिर उतना ही यहां जाएगा और रीडिसाइड करेगा। लेकिन अगर पूरे ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है, क्लीन मीनिंग है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में, बहुत सिंपल है कि पूरे ऑर्डर को मैं डिसअलाउ कर रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह नहीं दिए गए थे, तो मैं वापस भेज रहा हूं कि ये पूरे अपॉर्चुनिटीज दे करके वापस से रीडिसाइड करो, गो बैक एंड गो द होल वे, अगर ऐसा बोला है तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। सो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ द ट्राइब्यूनल पासिस द ऑर्डर ऑफ रिमांड, और रिमांड में क्या लिखा है उसने, ये अपने को देख करके जजमेंट लेने का है। सो गाइस, दैट वाज सेक्शन 143। बहुत लंबा हो गया है, तो अपन यहां ब्रेक लेंगे और फिर बेस्ट जजमेंट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हालांकि बेस्ट जजमेंट छोटा सा रहता है, लेकिन वो ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा अपन देखेंगे।